प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम व्यवहारिक हिंदी पाठ नंबर 14 पलवन को की संक्षिप्त में जानकारी प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आज हम पलवन का स्वाध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे और उसी के आधार पर हम पाठ का सारांश को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। तो वास्तव में पाठ के आधार पर आपको संक्षिप्त में यह बताया गया था कि पलवन को एकांकी विधा में के रूप में लिया गया है। साहित्य शास्त्र में पलवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पलवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पलवन अर्थात किसी लोकोक्ति, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन होता है। इस पाठ में लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है। तो पाठ का प्रारंभ जो है इस तरह से होता है कि 12वीं कक्षा की फाइनल की परीक्षाएं निकट हैं। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी के पूछने पर वह पलवन के विषय में विस्तार से समझाते हैं। तो पलवन के विषय में जो विस्तार से अध्यापक समझा रहे हैं, आज हम उसे अपने स्वाध्याय के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम पलवन के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। पाठ पर आधारित पहला प्रश्न है, पलवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो पलवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए सबसे पहले मूल विषय, वाक्यांश अथवा कहावत जो रहती है उसको भली भांति पढ़ा जाता है। उसके विचारों को समझने की कोशिश की जाती है। फिर उस पर अपना ध्यान जो है वो पूरी तरह से लगा दिया जाता है और फिर पुनः से उस पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रक्रिया है वो है पलवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा जो है वो बनाई जाती है। मूल तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष में भली प्रकार सोच विचार किया जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। इसकी तीसरी प्रक्रिया है शब्द सीमा की ओर भी ध्यान रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में पलवन जो है वो किया जाता है। पलवन रेखा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। पलवन विस्तार में लिखा जाता है। पलवन लेखन में भूतकालिक क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इस तरह से पलवन की प्रक्रिया जो है उसे स्पष्ट किया जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पलवन की विशेषताएं। पलवन का अर्थ विस्तार और फैलाव है। वह संक्षेपण का विरुद्धार्थिक है। पलवन जो है वो संक्षेपण का क्या है, विरुद्ध अर्थ है। पलवन की विशेषताओं को इस प्रकार लिया जाता है। इसकी पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। पलवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का क्या लेता है, सहारा लेता है। लेकिन पलवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये थी कल्पनाशीलता। दूसरा इसकी विशेषताएं हैं मौलिकता। पलवन में खास करके मौलिकता की ओर भी ध्यान दिया जाता है। सृजनात्मकता, पलवन का निर्माण कैसे होता है, सृजन कैसे होता है। पलवन में लेखक को सृजनात्मक का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। चौथा प्रकार है इसका प्रवाहमयता। पलवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखता है
कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव ना हो। पांचवी इसकी विशेषताएं आ जाती हैं भाषा शैली। तो पलवन करते समय हमें भाषा का ज्ञान, उसका विस्तार करना बहुत आवश्यक माना जाता है। अगला प्रकार है इसका शब्द चयन। शब्द चयन करना पलवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों को खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पलवन माना जाता है। पलवन की सातवीं विशेषता मानी जाती है क्रमबद्धता। पलवन में विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्धता पर बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर आती है विशेषता सहजता। पलवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। और इसकी आखिरी विशेषता है स्पष्टता। पलवन में स्पष्टता का होना आवश्यक है। पाठक को पलवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत ना हो कि मूल विचार कुछ और है, जबकि पलवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। तो इसलिए पलवन में स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब हमारा स्वाध्याय में दूसरा प्रकार आ जाता है व्यवहारिक प्रयोग। तो ये हमारी कृति पत्रिका के प्रश्न 4 के लिए बनाए गए प्रश्न हैं। जैसे पहला है ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इस पंक्ति का भाव पलवन कीजिए। तो ये पंक्ति जो है वास्तव में एक कबीर का प्रसिद्ध दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसका हमें क्या करना है, पलवन करना है। तो इस छोटे से दोहे में जीवन का ज्ञान है। कबीर जी का कहना है कि पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक पढ़कर लेकिन जब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए, किसी को पंडित का ज्ञानी नहीं माना जा सकता। अनगिनत लोग जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हुए संसार से विदा हो गए, परंतु कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि वे ज्ञान प्राप्ति के लोभ में ही पड़े रहे। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर जो प्रेम करना नहीं सीखा, वह क्या है, अज्ञानी माना जाता है। ढाई अक्षर का अर्थ है जिसने उसे पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से प्रेम कर लिया, उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वास्तव में वही पंडित है जिस व्यक्ति ने प्रेम को अनुभव किया और प्रेम को प्राप्त किया, क्योंकि उसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेमी ही असली ज्ञान है। जिसने प्यार को पढ़ लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। प्रेम की भावना का विकास करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग है लालच का फल बुरा होता है। उक्ति पर विचार पलवन कीजिए। तो ये तो आप सब जानते हैं कि लालच करने का फल हमेशा बुरा होता है। लालच का हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ ही तो अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना है, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना का हक मार रहे होते हैं। लालच हमारे चरित्र का क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लालच करने से भले ही हमें लोभ हो दिखे, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। जीवन में अनेक अवसरों पर हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा में हम कुछ कर बैठते हैं, तो हमारा पास जो कुछ होता है हम उसे भी गवा बैठते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज़ है कि उसके फेर में पड़कर
मानव कई प्रकार मानवता तक को ताक पर रख देता है। मानव जीवन में कामनाओं और लालसाओं का एक सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद और कुछ भी प्राप्त करने की लालसा से मनुष्य जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाता। दुनिया में अगर किसी भी रिश्ते में लालच है तो फिर वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं रह पाता। लालच के कारण हमारे सभी रिश्ते नातों में बिगाड़ आ जाता है। जब हम लालच करते हैं तो अपने परिवार, दोस्तों सभी की नज़र में गिर जाते हैं। लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो भी लालची मनुष्य की सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो इस तरह से इन दो कहावतों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें किस तरह से पलवन इन विचारों के, इन भावों, इन पंक्तियों के माध्यम से किस तरह से पलवन किया जाता है। तो आज हमने पाठ नंबर 14 पलवन का स्वाध्याय किया और उसी के आधार पर पलवन की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि किस तरह से हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में पलवन की उपयोगिता है। धन्यवाद।